हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ और ये सेशन स्पेसिफिकली लास्ट जितने भी आपके प्रोग्राम रिलेटेड सेशन हुआ है उसका कंटिन्यूएशन वाला सेशन है। इसमें हम लोग और 4-5 इम्पॉर्टेंट जो नेशनल लेवल प्रोग्राम है उनके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट जो सेशन होगा वो एमसीक्यू और पीवाईक्यू रिलेटेड होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक है और एमसीक्यू पीवाईक्यू कंटिन्यू रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जो अगले सेशन आएंगे वो मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू कराऊंगी उसमें। और सेकंड चीज़, कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार एक चीज़ जानने के लिए मिल रहा है कि आप लोग बोल रहे हो कि मैम हिंदी वर्जन भी लाओ कंटेंट की। मैं लाऊंगी ज़रूर, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए बिकॉज़ इंग्लिश थोड़ा बहुत मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो जितना भी कंटेंट है मैं इंग्लिश में अभी डाल रही हूँ। पर अगर कंटेंट में समझने में कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो या टेलीग्राम में पर्सनली आप मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं हिंदी कोशिश करूँगी मैं डालने की। लेट्स सी, है ना। नाउ द फर्स्ट प्रोग्राम इज एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। तो आप लोगों ने सुना होगा AMB मतलब एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये क्या है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लाइन द रेट ऑफ अनीमिया among the various age group by intensifying strong initiatives to further strengthen the already present mechanism as well as develop a new ones to reduce anemia। मतलब different age groups है, ठीक है। एज ग्रुप स्पेसिफिक जो एनीमिया का प्रेवलेंस है वो रिड्यूस करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम अभी इंडिया में रनिंग चल रहा है, ठीक है। Now, it was first launched in 1970. It was first launched in 1970 as National Nutritional Anemia Prophylaxis Program, जिसको बोलते हैं NNAPP, ठीक है। And in 2018 changed the program name as Anemia Mukt Bharat Program। मतलब जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970 में चालू हुआ था वो 2018 में उसका नया नामकरण हुआ है। आप ये बोल सकते हो क्या नामकरण हुआ है? एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, राइट। अब देखो ये जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है ना, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है वो बहुत यूनिक है। क्या है? 6x6x6 इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट जो 6 है उसका मतलब क्या है? 6 बेनिफिशियरीज, मतलब 6 जो लाभार्थी है, डिफरेंट प्रकार के लाभार्थी, डिफरेंट एज ग्रुप के लाभार्थी ये इस प्रोग्राम में शामिल है। 6 इंटरवेंशन, एनीमिया के जो रेट है, जो प्रेवलेंस है उसको कम करने के लिए 6 नया जो इंटरवेंशन है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इस प्रोग्राम में। और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है नेशनल लेवल पे और वो स्टेट स्पेसिफिक वे में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये जो 6x6x6 है ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है किसका? AMB का। क्यों? अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन बेनिफिशियरीज, मतलब देखा जाए तो ये जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है इसका टोटल बेनिफिशियरीज कितना है? 450 मिलियन। जो इंडिया के आधे पॉपुलेशन है, 50% जो पॉपुलेशन है ये 450 मिलियन बेनिफिशियरीज में शामिल है या अंतर्गत है, ठीक है। अब ये 6 बेनिफिशियरीज कौन है? 6 बेनिफिशियरीज है 6 मंथ टू 59 मंथ्स ऑफ एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, मतलब आप बोल सकते हो 6 महीना से जो 5 साल के बच्चे हैं, ठीक है, या 5 साल के कम बच्चे, लेस देन 5 years, ठीक है। अब 5 years to 11 years of age group children and children 12 to 14 years age, non-pregnant women belonging age group of 15 to 49 age group। नॉन प्रेग्नेंट में लैक्टेटिंग भी शामिल है। प्रेग्नेंट वुमेन अलग से दिया है क्योंकि एनीमिया का जो कट ऑफ है उसका
सारे जो एज ग्रुप है प्रेग्नेंट का डिफरेंट है सारे एज ग्रुप से, स्पेसिफिकली जो एडल्ट वुमेन है उनके कट ऑफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड मेन बिलोंगिंग एज ग्रुप 15 टू 49 एज। ठीक है, अब देखो, अब ये जो अनीमिया प्रेवलेंस का कट ऑफ है डिफरेंट एज ग्रुप में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। पहले ये इसको आप पढ़ने से पहले इसका यूनिट जरूर याद रखिएगा। जितने भी कट ऑफ रेंज है 7, 8, 9, 10, इसके पीछे यूनिट क्या जाता है, ग्राम पर डीएल, नॉट मिलीग्राम पर डीएल। यहाँ पे क्वेश्चन टफ बनाना है तो ये यूनिट से आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, सोचते ही रह जाओ। आपको रेंज मालूम है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का, पर आप भूल गए हो या कंफ्यूज्ड हो गए हो, ग्राम है या मिलीग्राम है। याद रखना ग्राम पर डीएल है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के रेंज क्या है। चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ्स एज ग्रुप के जो माइल्ड है कैटेगरी में, उसका रेंज क्या है 10.9 to 10, मॉडरेट है 9.9 to 7, सीवियर कितना है लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। ठीक है, 5 to 11 का रेंज क्या है 11.4 to 11, फिर 10.9 to 8 एंड लेस देन 8 ग्राम पर डीएल। चिल्ड्रन 12 to 14 ईयर्स का क्या है 11.9 to 11 ग्राम पर डीएल, 10.9 to 8 ग्राम पर डीएल एंड लेस देन 8 ग्राम पर डीएल। जो नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन है उनका कट ऑफ रेंज क्या है 11.9 to 11 ग्राम पर डीएल, 10.9 to 8 ग्राम पर डीएल एंड लेस देन 8 ग्राम पर डीएल। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका क्या है 10.9 to 10 ग्राम पर डीएल, 9.9 to 7 ग्राम पर डीएल एंड सीवियर का क्या है लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। अच्छा, अब जो मेन है एडल्ट मेन, उनका कट ऑफ रेंज क्या है 12.9 to 11 ग्राम पर डीएल, 10.9 to 8 ग्राम पर डीएल एंड लेस देन 8 ग्राम पर डीएल। ये रहा 6 बेनिफिशियरीज। ठीक है, 6 into 6 में जो 6 बेनिफिशियरीज है ये रहा, और इसके ये कट ऑफ रेंज एनीमिया के। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 इंटरवेंशन। 6 इंटरवेंशन क्या है, फर्स्ट प्रोफाइलेक्टिक आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसको आईएफए बोलते हैं, आईएफए सप्लीमेंटेशन। फर्स्ट तो हम लोग को अगर किसी के शरीर में कोई रोग है, ठीक है, मान लो एनीमिया है, फर्स्ट क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट देना पड़ेगा उसको सप्लीमेंटेशन के तौर से मेडिसिन, राइट। उसके बाद जो सेकेंडरी इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी है वो हम लोग उसको रेकमेंड करेंगे जो अफेक्टेड पर्सन है ना। तो फर्स्ट जो है सप्लीमेंटेशन, वो क्या है आईएफए सप्लीमेंटेशन। सेकंड क्या है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग क्या क्यों देंगे, हुकवर्म इन्फेक्शन के वजह से भी एनीमिया हो सकता है। खास तौर पे या ट्राइबल एरिया में आप लोग ने देखा होगा कि बिना चप्पल के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जो इनविजिबल जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, वो थ्रू फीट आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, इसके वजह से हुकवर्म्स होते हैं। अगर हुकवर्म होता है तो एनीमिया के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए थ्रू एल्बेंडाजोल टैबलेट डीवॉर्मिंग करना जरूरी है। नाउ 3 नंबर क्या है इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन, सॉलिड बॉडी स्मार्ट बॉडी कैंपेन, इंक्लूडिंग ensuring delayed cord clamping in newborns। सी कोई भी आप नेशनल लेवल प्रोग्राम ले लो, उसमें जो एक कॉमन कंपोनेंट आपको मिलेगा वो है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, जिसको बीसीसी अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों, इंक्रीज नॉलेज जनरेशन, इंक्रीज अवेयरनेस जनरेशन। अगर मुझे अवेयरनेस नहीं है, मुझे स्पेसिफिक कुछ एक सब्जेक्ट है या कुछ मैटर है उसके ऊपर मुझको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो मैं उसको प्रिवेंशन के लिए मैं आप जो बोल रहे हो
मैं क्यों करूंगी, नहीं करूंगी। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन का जो थीम है वो है सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड, ठीक है। तो बिहेवियर चेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू इंक्रीज अवेयरनेस जनरेशन, टू इंक्रीज द नॉलेज, टू प्रिवेंट द नॉलेज गैप, ठीक है। तो इंक्रीज नॉलेज, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आप बोल सकते हो। अब देखो बिहेवियर चेंज एक दिन में नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो अगर कोई डिजीज बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके लिए एक स्पेसिफिक समय चाहिए। वो जो 14 डेज टाइम पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सिर्फ ठीक सेम वे में अगर बिहेवियर किसी में चेंज करना है थ्रू इम्पार्टिंग नॉलेज फॉर अवेयरनेस जनरेशन, इसके लिए एटलीस्ट 14 डेज चाहिए। बिकॉज पहले मैं सुनूंगी, नॉलेज लूंगी, ठीक है, फिर मैं सोचूंगी, जज करूंगी, इंटरनल रीजनिंग चलेगा कि मैंने जो सुना है, मुझे जो नॉलेज प्राप्त हुआ है वो सही है। अगर सही है मैं अपने डेली लाइफस्टाइल में उसको कितना इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। और एक चीज़ होता है, मुझे तो पता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है, पर वो मैं डेली लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। ये दोनों चीज़ में अंतर कम करने के लिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट देखो, टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड्स एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट। T3 इसको हम लोग बोलते हैं T3, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक। T3 कैंपेन का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट, ट्रीट, टॉक। कैंपेन मोड में इसको बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उसमें चलाया गया है, अभी भी चला रहा है डिफरेंट स्टेट में, स्टेट स्पेसिफिक है ये T3 कैंपेन। तो उसमें क्या होता है, पहले तो वो कैंपेन में सारे लोग आते हैं उसको हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए, वो जानने के लिए कि मैं एनीमिक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। टेस्ट के बाद ट्रीट होता है, ट्रीट मतलब ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई बंदा या बंदी एनीमिक मिली तो उसको IFA सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। अब टॉक, टॉक क्यों ज़रूरी है? मैंने तो दवाई दे दिया, मुझे ये भी उसको समझाना ज़रूरी है कि ये दवाई आप क्यों खाओगे और कब कब खाओगे, ये दवाई खाने से आपको क्या साइड इफेक्ट रहेगा, है ना। और इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है, दवाई तो आपने खा लिया पर खाने में कौन से ऐसे खाना खाओगे जिससे एनीमिया का जो आपके शरीर में रेट है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक, इसको T3 कैंपेन बोला जाता है। इसको डिफरेंट स्टेट में अभी मैंडेटरी कर दिया है, बहुत सारे स्टेट में ट्रायल चल रहा है, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स इन द गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब जो आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स है, डिफरेंट गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा, फोर्टिफाइड राइस है, सॉल्ट है, उसको थ्रू PDS के माध्यम से, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के माध्यम से लोगों के बीच में दिया जा रहा है। क्यों? to prevent or reduce the rate of anemia, ठीक है। Now 6, addressing the non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with a special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis। तो बहुत सारे ना नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमियाज होते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है मलेरिया क्यों होता है, आपको पता है, मॉस्क्यूटो, थ्रू मॉस्क्यूटो बाइट, जो एनोफिलिक्स मॉस्क्यूटो है उसके बाइट से मलेरिया होता है, राइट। हीमोग्लोबिनोपैथीज में क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया, जो न्यूट्रिशनल एनीमिया, जो हेरिडिटरी थ्रू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज के वजह से भी एनीमिया देखने के लिए मिलता है। और फ्लोरोसिस, अगर आप लोग ने पढ़ा ही होगा मिनरल वाले चैप्टर में, फ्लोरोसिस अगर किसी के शरीर में है
तो उसके जो गट्स है ना, गट म्यूकोसा में एक लेयर जम जाता है फ्लोरीन की, ठीक है। उसके वजह से जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो किसी के शरीर में अगर फ्लोरोसिस है, कोई फ्लोरोसिस से ग्रसित है, तो हायर चांसेस बन जाता है कि वो अफेक्टेड पर्सन एनीमिक भी हो। अब फ्लोरोसिस कितने प्रकार के होते हैं? एक्यूट फेज में डेंटल फ्लोरोसिस होता है और क्रॉनिक फेज में स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, राइट। अब क्रॉनिक फेज में जो स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है उसमें बो लेग्स, फिर नॉक नी, ये सब देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नाउ अभी एज ग्रुप स्पेसिफिक कितना डोज देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एज ग्रुप में अलग अलग डोज देना चाहिए। अगर ओवरडोज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 6 to 59 मंथ के जो बच्चे हैं उनको बाई वीकली मतलब हफ्ते में 2 बार देना चाहिए, 1 ml करके आयरन सिरप देना चाहिए। और वो जो 50 ml के बॉटल होगा ना जिससे आयरन सिरप बच्चे को दिया जाएगा, उसमें कितना कंटेंट एलिमेंटल आयरन और फोलिक एसिड रहेगा? 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड रहेगा। और चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर्स एज ग्रुप में वीकली दिया जाएगा 1 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दिया जाएगा, 45 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, शुगर कोटेड होगा पिंक कलर की, ठीक है। और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं 10 to 19 ईयर्स और स्कूल ड्रॉप आउट बोथ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज, उसको वीकली दिया जाएगा 1 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड, शुगर कोटेड होगा ब्लू कलर के। विप्स प्रोग्राम के अंतर्गत ये 10 to 19 वाला आयरन सप्लीमेंटेशन चलता है। विप्स मतलब वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। और वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग है 20 to 19 ईयर्स एज ग्रुप, उसको कितना दिया जाएगा? वीकली दिया जाएगा। दोज आर द प्रोफाइलैक्सिस डोज, मतलब ये लेने से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ये कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। आयरन मतलब एज स्पेसिफिक होना चाहिए। 1 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड, शुगर कोटेड होगा, रेड कलर के होंगे। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग 0 to 6 मंथ ओनली, याद रखिएगा। डेली वो भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, मतलब 0 to 6 मंथ जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको कंपलसरी लेना चाहिए। पर अगर किसी का बॉडी में सीवियर है, नहीं कम हो रहा है, न्यूट्रिशनल एनीमिया है, तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होगा, विद डॉक्टर रिकमेंडेशन वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब कितना होगा? देखिए आपको पता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी में उसमें फोलिक एसिड दिया जाता है, फोलिक एसिड टैबलेट 3 मंथ्स दिया जाता है, ठीक है। अब जो सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 4 मंथ टू लेके 9 मंथ, उसमें 180 IFA टैबलेट प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ 180 कैल्शियम के टैबलेट भी दिया जाता है, ठीक है। अब लैक्टेटिंग वुमेन में 180 आयरन IFA टैबलेट प्लस 180 कैल्शियम टैबलेट, मतलब टोटल गर्भावस्था के 4 से लेके जो धात्रीवस्था के पहले 6 माह तक टोटल 360 IFA टैबलेट, 180 सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एंड फर्स्ट 6 मंथ लैक्टेटिंग फेज में 180 टैबलेट, टोटल 360 IFA टैबलेट एंड 360 कैल्शियम टैबलेट लेना पड़ता है। अब डीवर्मिंग के बाहर आ रही है। डीवर्मिंग में क्या है? Biannual mass deworming for children the age group between 1 to 19 years is carried out on the designated date 10th February and 10th August every year under National Deworming Day. तो National Deworming Day 10th February and 10th August every year मनाया जाता है और उसमें बाईएनुअली बच्चे को डीवर्म किया जाता है। और प्रेग्नेंट वुमेन को भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक बार एल्बेंडाजोल के गोली दिया जाता है डीवर्मिंग पर्पस के लिए, वो 4 to 5th मंथ के बीच में दिया जाता है,
ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या है? इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलके काम करेंगे, ठीक है, इंटेंसिफाइड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, एक नेशनल लेवल पे एक यूनिट गठन किया गया है जिसका नाम क्या है? एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ग्राउंड लेवल पे एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम सही से रन हो पाए उसके लिए मॉनिटरिंग भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। अब तीसरा क्या गठन किया गया है? नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल, जिसको बोलते हैं NCEARA। तो NCEARA ये क्या करते हैं? ये भी जो डेटा है उसको मॉनिटरिंग करते हैं, रिपोर्ट जनरेशन करते हैं, इवन जो स्टेट लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स पे, इवन यूटी पे जो स्थितिज है एनीमियाज की, अभी जो रनिंग जो स्टेटस है उसको भी कंट्रोल इवन मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। अब कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्री, कन्वर्जेंस क्यों जरूरी है? कन्वर्जेंस अगर होगा मतलब एक दूसरे के साथ अगर मिल के हम लोग एक साथ काम करेंगे, हम लोग नहीं मतलब जो मिनिस्ट्रीज है अगर एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तो इसका जो आउटकम है वो बेहतर रहेगा, राइट? इसलिए कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ नेशनल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे। नाउ स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो IFA टैबलेट्स है, IFA सिरप्स है, उसका मौजूद रहना भी ज़रूरी है। तो सप्लीमेंटेशन में सप्लाई चेन का कोई गैप ना हो, लॉजिस्टिक का कोई इश्यूज ना हो, इसको स्ट्रेंथनिंग करना भी ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का पार्ट है। फिर 6 नंबर क्या है? एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल पोर्टल, वन स्टॉप शॉप ऑन एनीमिया। तो एम भी आप लोग गूगल कीजिएगा, एम भी डैशबोर्ड है, ठीक है। वहां पे कोर्स भी चलता है, ई कोर्स। मैं तो ये सलाह दूंगी एग्जाम होने के बाद आप लोग वो कोर्स कर लीजिएगा, तो आपको इंटेंसिव वे में पता लग जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना 6x6x6 स्ट्रैटेजी, वो कैसे स्टेट स्पेसिफिक वे में, नेशनल लेवल में काम करता है ना। तो इसमें ना आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो बहुत बेनिफिशियल है। तो वो कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम होने के बाद और उससे आपके नॉलेज भी गेन होगा, ठीक है। तो इतना ही था कि एनीमिया मुक्त भारत क्या है, 6x6x6 स्ट्रैटेजी क्या है। जो इम्पोर्टेंट है एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो आप देख लीजिएगा, है ना। फॉर कट ऑफ भी देख लीजिएगा और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, इंटरवेंशंस। नाउ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम को वैड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? द नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसको पहले बोलता था NPPNB, ठीक है, स्टार्टेड इन 1917। सेम जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम और विटामिन ए सेम ईयर में स्टार्ट हुआ था 1970 में, ठीक है। In 2006, the age group of eligible children was revised as 9 months to 5 year of age oral prophylactic dose, ठीक है। अब कब दिया जाता है? 1 लाख जो इंटरनेशनल यूनिट है, IU है, वो मीजल्स वैक्सीनेशन के साथ पहले दिया जाता है, फिर 6 मंथ के इंटरवल्स में 8 डोजेस दिया जाता है 2 लाख यूनिट के साथ। इसका एम क्या है? एम ये है प्रमोटिंग कंजम्पशन ऑफ विटामिन ए रिच फूड। सिर्फ सप्लीमेंटेशन इनफ नहीं है, सिर्फ विटामिन ए सप्लीमेंटेशन मतलब थ्रू मेडिसिन इनफ नहीं है, इसके लिए आपको न्यूट्रिशनली एनरिच्ड फूड खाना ज़रूरी है। जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, येलो कलर ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स है, उसको खाना ज़रूरी है। उसको प्रमोट करना कम्युनिटी में, अवेयरनेस जनरेशन करना, फिर उससे नॉलेज गेन होना कम्युनिटी, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में रेगुलर डेली लाइफस्टाइल में चेंज होना, ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट लेवल पे।
विटामिन ए रिच फूड, ठीक है। फिर क्रिएटिंग, यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी। लोगों को कहाँ अवेयरनेस जनरेट करना है, एंटीनेटल क्लिनिक, मतलब जब गर्भवती माँ अपने चेकअप पे लिए, जांच के लिए एंटीनेटल क्लिनिक पे जाते हैं, तब उनको बोलना ज़रूरी है भाई ये खाओ तो आपके विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं होगा। फिर इम्यूनाइजेशन सेशंस, जब टीकाकरण दिवस होता है, ग्राम स्तर पे VHSND होता है ना, तब आंगनवाड़ी जो कार्य करती है उनको बोलना ज़रूरी है कि अगर आप ये खाना देते हो बच्चे को या खुद खाते हो तो विटामिन ए डेफिशिएंसी के जो चांसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर प्रोफाइलेक्टिक विटामिन ए एज पर द फॉलोइंग डोजेस शेड्यूल, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ्स में दिया जाता है मीजल्स के साथ, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 16 to 18 मंथ्स में दिया जाता है DPT बूस्टर डोज के साथ, और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 6 मंथ एवरी 6 मंथ अप टू 5 years एज पे दिया जाता है। ये याद रखना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम क्या है? द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 1 April in 2000 or it aims to provide the food security to meet the requirements of senior citizen remain undercovered under the National Old Age Pension Scheme। तो जो सीनियर सिटीजन जिनका एज 65 इयर्स और उसका अबव है, अगर वो NOAPS मतलब नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो उनको अन्नपूर्णा स्कीम के बेनिफिट्स मिलेगा। अब ये क्या बेनिफिट्स मिलेगा उनको? The beneficiaries are given 10 kg of food grains per month free of cost, मतलब 10 kg अनाज उनको मिलेगा without any cost, फ्री पे मिलेगा। Now coming to the point of another scheme, National Food for Work Program, जिसको NFFWP भी बोलते हैं। National Food for Work Program क्या है? It was originated by Ministry of Rural Development of Central Government on November 14, 2004। मतलब लॉन्च कब हुआ था? 2004 में, in 150 most backward district of India with the objective of generating the supplementary wage employment, मतलब फॉर लाइवलीहुड डेवलपमेंट पर्पज सप्लीमेंट्री वेज डेवलपमेंट के लिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में लॉन्च किया गया था। इतना याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? जो ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, ये जो मनरेगा है ना, मनरेगा इज अनदर वेज प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री वेज प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, ठीक है। अब मनरेगा क्या है? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल करके पढ़ लेना। पर बात ये है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम क्या हुआ था? मनरेगा के साथ जोड़ दिया गया था। अब जोड़ने के बाद जो 150 डिस्ट्रिक्ट में पहले चालू हुआ था NFFWP, वो अभी 200 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में फिर चलने लगा। फिर the scheme provides 100 days of work guarantee to each rural household whose constituents purpose to do the unskilled manual work, ठीक है। 100 days wage employment के लिए ये चालू किया गया था। अब है मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं MDM, आप लोग ने सुना ही होगा इसका नाम। नाउ अभी ये फर्स्ट कब चालू हुआ था? 1925 में। कहाँ पे? मद्रास में। नाम क्या था? स्कूल मील प्रोग्राम। स्कूल मील प्रोग्राम 1925 में मद्रास में चालू हुआ था। अब रीलॉन्च कब हुआ? 1995 में एज नेशनल प्रोग्राम टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ये नया नाम लेके फिर 1995 में इसको रीलॉन्च किया गया था। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, NPNSPE। एम क्या है? मिड डे मील का जो चालू हुआ था जब 1995 में, विद सेवरल एम्स चालू हुआ था, वो एम्स क्या था?
टू अवॉइड द क्लासरूम हंगर। अगर कोई बच्चा भूखा पेट क्लासरूम में बैठता है, उसका कंसेंट्रेशन ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन में ग्लूकोज नहीं जाएगा, वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको भूख लगेगा, है ना, वो बिल्कुल ही इधर उधर देखने लगेगा, टीचर जो बोल रहा है वो नहीं सुन पाएगा, टीचर की तरफ तो देखेगा पर उसका दिमाग कुछ दूसरे जगह जाएगा, है ना। तो क्लासरूम हंगर को रिड्यूस करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम चालू किया था 1995 में, टू इंक्रीज द स्कूल एनरोलमेंट। स्कूल एनरोलमेंट क्या है? अगर बच्चा भूखा पेट स्कूल आता है, बच्चा क्यों आएगा? उसका जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका और एक रीजन है चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करने के लिए। छोटे छोटे अभी भी बहुत सारे जगह पे आप चाइल्ड लेबर देखोगे, छोटा बच्चा काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? उसको अपना पेट चलाना है, अपने फैमिली का पेट चलाना है, इसके लिए। पर जिस उम्र में जिसको जो करना चाहिए उस उम्र में उसको वही करना है ना। तो छोटे बच्चे जो है वो स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, यही मेन उद्देश्य है ना। तो स्कूल एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी मिड डे मील चालू किया गया था, स्कूल अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए। अब देखो, एक बच्चा तो स्कूल में एनरोल है, ठीक है, पर उसको काम भी करना पड़ता है, तो वो 10 दिन स्कूल जाता है, बाकी 20 दिन नहीं जाता है, क्योंकि उसको काम करना है, पैसा कमाना है। स्कूल में तो एनरोलमेंट है सेकेंडरी पर्पस। तो ये जो स्कूल अटेंडेंस कम हो रहा है ना, इसको इंक्रीज करने के लिए भी ये प्रोग्राम चालू किया गया था। फिर इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग द कास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी इंडिया में ये हिडन फैक्टर है कि कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। मेरा जो पहला जॉब था वो था राजस्थान, सो आई वाज प्लेस्ड इन बाड़मेर आप लोगों को पता है राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो बाड़मेर में मैं एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के सामने प्लेस्ड थी। देयर वाज अ इंटरनेशनल फंडेड प्रोग्राम, तो वहाँ पे मैं करीब 1 साल थी। तो वहाँ पे मैं जब फील्ड में जाती थी, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, तो वहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलता था डिस्क्रिमिनेशन। मैं 2016 की बात कर रही हूँ, ज्यादा दिन हुआ नहीं है। अभी भी आप जाओगे तो आपको देखने के लिए कहीं कहीं जगह तो मिल ही जाएगा। और अभी भी 2023 में बैठ के मैं ये आपको बोल रही हूँ, ये तो शर्मनाक है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, पर ये रियलिटी है। तो क्या होता था वहाँ पे, दलित और राजपूत के बीच में बहुत एक डिस्क्रिमिनेशन था जो विजिबल था, ऐसा नहीं कि इनविजिबल था, विजिबल, जो देखने के लिए मिलता था। जो राजपूत के जो बच्चे आते थे, छोटे बच्चे, वो अलग से बैठते थे, और जो दलित के बच्चे होते थे वो अलग से बैठते थे। उसके बाद के आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी, पर ये मैंने देखा है अपने आंखों से, तो ये इसलिए आपको बता रही हूँ। फिर ये रिड्यूस करने के लिए भी ये किया गया था, क्योंकि एक स्कूल के क्लासरूम में डिफरेंट कास्ट के बच्चे आते हैं, उसके बच्चा कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो सोसाइटी के प्रेशर से करेगा, वो सीख के आता है ना। टू एड्रेस द मालन्यूट्रिशन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए भी ये चालू किया गया था। एम्पावर वुमेन थ्रू द एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट, जो वेज है उसको इंक्रीज करने के लिए। अगर मिड डे मील कोई स्कूल में चलेगा तो जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं, कहीं पे जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे स्कूल है, वो आएंगे, खाना बनाएंगे, अपना समय दे रहा है, पैसा तो लेगा ना। तो वो वेज को इंक्रीज करने के लिए, मतलब विमेन को एंगेज करने के लिए, इवन उनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए भी ये चालू किया गया था। नाउ अब पीएम पोषण, अब जो मिड डे मील है, मिड डे मील का अभी नया एक नाम हुआ है, उसका क्या नाम हुआ है? पीएम पोषण। पीएम पोषण क्या है? In 2021, the midday meal scheme renamed as PM पोषण। PM पोषण का फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करेंट टॉपिक से है, याद करके जाइएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये है पीएम पोषण का फुल फॉर्म। इसका एम थोड़ा सा इंटेंसिफाइड है, क्या है? It will extend the hot cooked meals to the students studying in pre-primary levels or बाल वाटिकास of the government। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जो बच्चे हायर प्राइमरी में पढ़ता था उनको मिलता था, अब इसको प्री प्राइमरी में भी चालू किया गया है। ठीक है, इन एडिशन टू दोज ऑलरेडी कवर्ड अंडर द मिड डे मील स्कीम। तो अभी ये प्री प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी में भी इंक्लूड किया गया है इसको। अब देखो, पीएम पोषण इज डिफरेंट फ्रॉम मिड डे मील स्कीम इन द फॉलोइंग वेज। क्या है? Apart from providing nutritional meal to the school children, the revamped scheme will also focus on the monitoring the nutritional levels to the school children। मतलब स्कूल चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशनल स्तर है, ठीक है, बॉडी का जो स्टेटस है वो जानने के लिए, वो मॉनिटर करना भी इसका एक अभी उद्देश्य बन गया है। फिर a nutritional expert will be appointed in each school to ensure that BMI, wet levels and hemoglobin levels of the students are monitored। मतलब एक जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है उसको अपॉइंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बॉडी का वो देख पाए थ्रू वेट लेवल मॉनिटरिंग के माध्यम से और बीएमआई स्टेटस और हीमोग्लोबिन स्टेटस मॉनिटरिंग के माध्यम से, राइट। फिर in the district with the high prevalence of anemia, special provisions of the nutritional items would be made। फिर क्या है? The government is also considering developing the nutrition gardens, और जिसको किचन गार्डन भी बोला जाता है, क्योंकि अभी ये स्कूल में है तो इसको अलग से नाम दिया गया है न्यूट्रिशन गार्डन ऑन द स्कूल कैंपसेस विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है कि भाई बेटा बच्चा आओ, आके खुद अपने हाथ से या आप खड़े हो जाओ, दूसरे कोई पौधा वगैरह लगा रहा है आप देखो क्यों लगा रहा है। अगर उसके सामने कोई पौधा लगा रहा है तो पूछेगा ना क्यों लगा रहे हो, हाँ इसका बेनिफिट क्या है, वो उसको जानने के भी लिए, मतलब अवेयरनेस जनरेशन के लिए, नॉलेज गेन के लिए भी बच्चे को इंक्लूड किया गया है स्कूल में। आप न्यूट्रिशनल गार्डन करो थ्रू द हेल्प ऑफ टीचर्स, स्कूल टीचर्स एंड ऑल। ठीक है, फिर देयर कुड बी द कुकिंग कंपटीशंस हेल्ड अंडर द स्कीम टू प्रमोट द एथनिक क्विजीन्स एंड इनोवेटिव मेन्यूज बेस्ड ऑन द लोकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब आप डेली लाइफ में जो फूड्स खाते हो उसको कैसे एनरिच करोगे, उसके लिए आंगनवाड़ी स्तर पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्विजीन, फिर उसका कंपटीशन करो, तो वो क्या होगा, उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, अवेयरनेस जनरेशन भी होगा, लोग इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो ये था पीएम पोषण का डिफरेंट ब्रांचेस। आप पीएम पोषण का फुल फॉर्म याद रखना, इसका जो नया पॉइंट ऐड हुआ है, ब्रांचेस ऐड हुआ है, वो याद रखना। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है, एक तो प्राइमरी लेवल पे कैलोरीज कितना इंटेक है और प्रोटीन कितना इंटेक हो रहा है, ये स्कीम के माध्यम से वो जानना बहुत जरूरी है। तो एनर्जी कितना है, 450 किलो कैलोरीज फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, और अपर प्राइमरी मतलब अप टू 5 स्टैंडर्ड। ठीक है, अपर प्राइमरी मतलब 6 to 8 स्टैंडर्ड। नाउ और प्रोटीन कितना मिलेगा, प्राइमरी के लिए 12 ग्राम और अपर प्राइमरी के लिए 20 ग्राम। ये एनर्जी प्रोटीन एनफ है, ये बस याद करके जाइएगा आप लोग। नाउ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम आप लोग ने सुना होगा। व्हाट इज SNP? SNP इट इज वन ऑफ द 6 सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको ICDS बोलते हैं, विच इज प्राइमरीली डिजाइंड टू ब्रीच द गैप बिटवीन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDA एंड द एवरेज डेली इनटेक, जिसको बोलते हैं ADA। तो ADI और RDA इसके बीच में जो गैप है उसको दूर करने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चालू किया गया था
अब ये ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है इसके अंतर्गत है ना। तो इसके जो बेनिफिशियरीज है वो कौन है? चिल्ड्रन 6 months to 6 years, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में कितना किलो कैलोरीज और कितना प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है वो आप याद करके जाइएगा। जो चिल्ड्रन है 6 to 72 months उसमें 500 किलो कैलोरीज दिया जाता है, प्रोटीन 12 to 15 ग्राम दिया जाता है। जो सैम बच्चा है सैम मतलब सीवियरली एक्यूट मैलनरिश चिल्ड्रन 6 to 72 months में 800 किलो कैलोरी दिया जाता है और प्रोटीन कितना दिया जाता है? 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को कितना दिया जाता है? 600 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन 18 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब देखो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। व्हाट इज अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पायलट स्कीम इन ओडिशा इन 1963। मतलब फर्स्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1963 में ओडिशा में किया गया था। उसके बाद कहाँ पे एक्सटेंड हुआ? उसके बाद तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में एक्सटेंड हुआ। ये जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था नॉलेज मतलब अवेयरनेस जनरेशन और नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, मतलब न्यूट्रिशन एडुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब आप लोगों को पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं क्योंकि इट हेल्प्स टू बूस्ट इम्यूनिटी, राइट। तो इसको मतलब प्रमोट करने के लिए अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था एंड इंश्योर्ड देयर कंजम्पशन बाय द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सिर्फ प्रमोट नहीं किया गया था, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग और बच्चे मतलब जो एट रिस्क और वल्नरेबल ग्रुप है वो खाए, है ना, ये प्रोटेक्टिव फूड को डेली लाइफ पे खाए, इसके लिए भी ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ड्यूरिंग 1973 इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री and the nutrition education was the main focus and the efforts were directed to teach the rural communities through the demonstration to produce the food and their consumption through their own efforts। ठीक है, वही है। एक तो है जो अच्छा खाना है, मतलब जो बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, मतलब हर एक मतलब जो हमारे कैटेगरीज है सीरियल्स, पल्सेस, फिर फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, है ना, उसको प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव फूड्स जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए ANP चालू हुआ था और ग्राउंड लेवल पे न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रमोट करने के लिए 1973 में ये चालू हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों ने ये जो जितना भी स्कीम्स है ये आपको समझ में पड़ा है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेरीज। और सेकंड थिंग है, ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप एक बार गो थ्रू करके जाना, और बाकी का जो सेशन है मैं MCQ और PYQ ये सब लेके आऊँगी, और तब तक रिवाइज करते हुए जाओ। और मैं और एक वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी कि एग्ज़ाम हॉल में आप कौन से स्ट्रेटजी अप्लाई करके बहुत कम समय में आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप दे सकते हो, है ना, वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है और हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो कैसे आप वो सॉल्व करोगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहो और पॉजिटिव वे में पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।